हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस सफलता में। आज हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 6 लेकर के आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। वेलकम द बैक द वेलकम टू आईएएस सफलता। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले बात करते हैं हम सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे जो भारत का संविधान है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में शुरू करते हुए सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता है इसके कि ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लेंथीएस्ट है, सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो वर्ल्ड का था। क्योंकि आज तक कोई भी वर्ल्ड में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब इसमें 395 आर्टिकल और 22 पार्ट हुआ करते थे, और जिसमें 8 शेड्यूल भी निहित थे, यानी कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आज का जब जो संविधान है हमारा, जिसमें लगभग 470 आर्टिकल है और इसको 25 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि 12 शेड्यूल हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी, इतना बड़ा होने के क्या क्या रीजन है। तो रीजन की बात करें, सबसे पहली बात है इसका ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो हमारा जो ज्योग्राफिकल फैक्टर इसी तरीके से डिवाइड है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक ही इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। हिस्टोरिकल फैक्टर, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करें तो इसमें जो हिस्टोरिकल फैक्टर जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की छाप देखने को मिलती है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर भी रहे, जिस तरीके से ब्रिटिश का रूल रहा तो उस हिसाब से भी इस पे इफेक्ट पड़ता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा बनाया गया। एक मेन फीचर्स ये है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर एंड स्टेट के लिए, यानी कि केंद्र और राज्यों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी होना एक लेंथेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है। क्योंकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ सेंट्रल का है और स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है वहाँ पे। और नंबर लास्ट की बात करेंगे डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, यानी कि जब हमारी संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस टाइम जो भी लोग शामिल थे, उस टाइम में सबसे ज्यादा लोग किस बैकग्राउंड से थे, या तो वो पॉलिटिकल लीडर थे, या तो वो पॉलिटिकल लीडर थे, या फिर कौन थे वो, या फिर वे थे लॉयर। लॉयर। तो इन लॉयर्स के और पॉलिटिकल लीडर्स के होने की वजह से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इफेक्ट पड़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा बनाया गया। क्योंकि इतनी डिटेल में सारी चीज़ों को डालना वो एक इफेक्ट डालता है, क्योंकि एक एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक चीज़ को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा गया, इतना बड़ा बनाया गया उसको। तो ये हमारे फीचर्स थे लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जियोग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी ऐसी है। हिस्टोरिकल फैक्टर और सेंट्रल स्टेट के लिए एक होना कॉन्स्टिट्यूशन का, और डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरी, यानी कि जो संविधान सभा में जो लोग बना रहे थे उसमें मोस्टली कौन थे, लॉयर्स थे। या आगे बात करते हैं चर्चा में ड्रोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा होने का काम ये भी है, बड़ा होने का रीजन एक ये भी है कि इसमें डोमिनेंस है बहुत सारे लोगों का। जब इतने सारे लोगों का डोमिनेंस था, यानी कि इतने सारे सोर्सेज का डोमिनेंस था, जिसमें कि हम चर्चा करें तो इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज से अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि किस कंट्री से लिया गया है, और एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, माई मिस्टेक, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स था, यानी कि बहुत बड़ा था वो भी एक तरीके से, तो वो भी एक फैक्ट डालता है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्राउडली एक्लेम्ड किया था इस बात को कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो रैंसैकिंग का मतलब ये है कि इस तरीके से समझो, रैंसैकिंग वर्ड का मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो भी चीजें ली गई हैं
यानी कि जो भी अदर कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें ली गई हैं वो रैंसैक की गई हैं, ना कि बोरोड की गई हैं। रैंसैक का मतलब ये है कि अच्छी चीजों को लिया गया है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे उस टाइम के। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमने देखा है अमेंडमेंट वाले क्लास में कि जो ब्लेंड है, रिजिडिटी भी है इसमें, कुछ पार्ट रिजिड भी है और कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल भी है। यानी कि जैसे कि अगर जैसे जहाँ पे पार्लियामेंट सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है या सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकती है, तो वो पार्ट आता है फ्लेक्सिबल में। जहाँ पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है वो पार्ट हो गया तुम्हारा रिजिड, स्पेशल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी से जो हो गया वो हो गया फ्लेक्सिबल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोनों प्रावधान है, सिंपल मेजोरिटी से भी उसको अमेंड किया जा सकता है और उसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ भी अमेंड किया जा सकता है। तो इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड रहा है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का। नेक्स्ट बात करते हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज। तो जो टर्म फेडरेशन है नो वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो फेडरेशन वर्ड है उसका संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर रहे के सी व्यरे, इन्होंने बोला है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल इन नेचर। ठीक है, और एक रहे मॉरिस जॉन्स, इन्होंने बोला है बार्गेनिंग फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दर्शाता है। और सर आइवर जेनिंग्स ने बोला है कि फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि फेडरेशन विद यूनिटरी बायस। ओके, अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स में एक ये भी आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है इसको चर्चा करेंगे। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर हैं। तो पहला फीचर है इसमें, पहले नंबर पर बात करेंगे हम, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर भी है और हमारे पास प्रेसिडेंट भी है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल रियल हेड है और प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो प्राइम मिनिस्टर रियल है और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो और इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री में मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। नंबर 3, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के प्रति, आर्टिकल 75। अभी आगे चर्चा करेंगे इस पे। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें क्या होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो सकते हैं। नंबर 5, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहाँ पे लीडरशिप या तो प्राइम मिनिस्टर की रहेगी या चीफ मिनिस्टर की रहेगी, यानी कि प्रेसिडेंट की लीडरशिप नहीं रहेगी। प्रेसिडेंट ओनली नॉमिनल हेड रहेंगे, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। इसमें जो लोअर हाउस है, यानी कि हमारे केस में बात करें लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब हम कंपेरिजन करेंगे तो सोवरेनिटी के बेसिस पे करेंगे, जो कि इंडियन की जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है, जबकि ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वो एक सोवरेन बॉडी है, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की चलती है। इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड, इंडिया के यहाँ क्या है, इलेक्टेड हेड है, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड है प्रेसिडेंट साहब, तो वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। जबकि जो ब्रिटिश में क्या होता है, ये हेरारकी चलती है, हेरार्कियल सिस्टम है, हेरेडिटरी सिस्टम है, तो वहां पे क्या है, ये मोनार्की है। और इसको जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको
प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें चर्चा करें। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात करें तो मतलब पार्लियामेंट के पास हमारे यहाँ अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ एंड कैन डू एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन except बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि जो पार्लियामेंट हमारे यहाँ की सोवरेन है और वो कोई भी लॉ बना सकती है और कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को बिना टच किए। और उधर ही जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। अब जुडिशियल सुप्रीमेसी कैसे है? जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो जुडिशियल सुप्रीमेसी में जैसे मान लो कोई पार्लियामेंट सोवरेन है, उसने कोई लॉ बनाया, तो कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर है उसको रिव्यू करने की। तो जो बनाए गए लॉ, कोई भी ऑर्डर पास किया, कोई भी ऑर्डिनेंस आया, कोई भी लॉ बना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट बाय उसकी अपनी पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर के साथ उसको चेक कर सकता है, चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। नंबर बात करते हैं आगे, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड कैसे है कि हमारे यहाँ जो कोर्ट है वो एक हायरार्कियल में है। जैसे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा। यानी कि इसके ऊपर ये है और इसके ऊपर ये है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है टॉप ऑफ द सीरीज होगा। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। यानी कि ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब बात करेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम की। तो इसमें चर्चा करें, सुप्रीम कोर्ट इज द फेडरल कोर्ट है हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट एंड फाइनल होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा वो फंडामेंटल राइट का एक गारंटर है। और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का जो भी काम है। यानी कि पार्लियामेंट जब कोई भी लॉ अपने मनमाने ढंग से अमेंडमेंट ना करे तो उस चीज को कौन चेक करता है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड वेरियस प्रोविजन टू एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। जब इसको इतने सारे काम करने हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाना है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन के रहना है, तो इसको कुछ प्रोविजन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। आप अगर कोई भी एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो उसको उसके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से हटाया नहीं जा सकता, यानी कि उसको उसके काम से हटाया नहीं जा सकता। ऑल द एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी खर्चे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड और फंड इंडिया पे। मतलब ये है कि चार्ज होने का मतलब ये है कि इसकी पार्लियामेंट में नो वोटिंग, पार्लियामेंट में कोई वोटिंग नहीं होगी, नो वोटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस को देने के लिए पार्लियामेंट में कोई वोटिंग नहीं होगी। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि एक बार अगर कोई जज रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद वो उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 129 के तहत कि वो अपने द्वारा कही गई बात को अगर कोई नहीं मानता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उसको सजा दे सकता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को अलग अलग किया गया है। तो ये है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, जो कि आर्टिकल आर्टिकल 12 से 35 में होगा। और जो मेन राइट्स की बात आती है, तो जो मेन राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 14 से 32 में दिए गए हैं।
बाकी आगे बात करें डीपीएससी। डीपीएससी इज आल्सो वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल मिलेगा आपको 36 से 51 तक, और ये मिलेगा आपको पार्ट 4 में, और जो फंडामेंटल राइट मिलेंगे आपको पार्ट 3 में मिलेंगे। तो इट कैन बी आस्क्ड इन एनी वनडे एग्जाम दैट फंडामेंटल राइट लाइज इन विच पार्ट। तो याद रखना, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है और पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं डीपीएससी, जो कि पार्ट 4A में आता है, पार्ट 4A, और आर्टिकल आता है इसका 51A में। तो आगे बात करें सेकुलर स्टेट। इंडिया इज द सेकुलर स्टेट, बट जो सेकुलर का जो वर्ड का मीनिंग होता है, सेकुलर वर्ड का मीनिंग वो होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी कि अगर कोई भी कंट्री सेकुलर कंट्री है अपने आप में, अगर कोई कंट्री कहता है कि वो सेकुलर कंट्री है, तो उसका रिलीजन के साथ कोई रिलीजन के साथ नो अफेयर्स, यानी कि गवर्नमेंट का रिलीजन के साथ नो अफेयर्स। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसका ऑल रिलीजन के लिए इक्वल अफेयर, ऑल रिलीजन के लिए इक्वल। यानी कि हमारे यहाँ चलता है कि भारत सरकार ने यहाँ पर, हमारे यहाँ जो सेकुलर वर्ड का मीनिंग है वो है कि सभी धर्मों के लिए बराबर का अधिकार, सभी धर्मों के लिए बराबर का अधिकार, ये है इंडियन सेकुलरिज्म। और जब सेकुलरिज्म की वैसे बात करें तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कंट्री डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि जो कंट्री का कोई अपना रिलीजन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं सेकुलर स्टेट। अगर हमारे यहाँ सेकुलर है क्योंकि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन हम सारे रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। आगे बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोट डालने की जो समय सीमा है, तो ये जो समय सीमा पहले 21 वर्ष थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना चालू हुआ सब काम हुआ, पहली बार इलेक्शन हुआ तो 21 वर्ष थी, उसके बाद इसको 18 साल कर दिया गया। ये हुआ था 1988 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत वोट डालने की जो एज थी उसको घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था 1989 में। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप इज आल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आवर कंट्री हैज ओनली वन सिटीजनशिप। अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है तो वो सिर्फ इंडियन सिटीजन है, नॉट द सिटीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है ना। तो अगर जैसे हम अमेरिका जाएं, तो कोई अमेरिका में जाएंगे तो एक तो वो अमेरिका का सिटीजन हो गया, और अमेरिका के अंदर एक, मान लो कोई फ्लोरिडा में रह रहा है, तो वो फ्लोरिडा का भी सिटीजन है, तो वहां चलती है डुअल सिटीजनशिप। इसको बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप, यानी कि एक देश में रह के आप दो जगह के नागरिक, एक तो उस स्टेट के जहाँ के रह रहे हो और एक उस पूरे कंट्री के। तो फीचर्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट बॉडीज है हमारे यहाँ, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव, जितने भी इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं हमारे यहाँ राज्यों में, एमएलए का, एमपी का और प्रेसिडेंट का, तो सारे कौन निष्पक्ष तरीके से कराता है, वो है इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। दूसरा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये लेखा जोखा रखता है। यूपीएससी इसको अलग एग्जामिनेशन कराने में। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये अपने एग्जाम कराती है। तो ये सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाए गए हैं। और सबसे लास्ट में बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन की। इनिशियली इमरजेंसी प्रोविजन थे, हम हमारे यहाँ आते हैं आर्टिकल 352, 356, 360। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की। आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। और आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, यानी कि वित्तीय आपात की। तो ये अलग अलग आर्टिकल हैं,
दे रखा है। इसको हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अभी ज़्यादा समय इस पर वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 3 टियर गवर्नमेंट की। तो इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे यहाँ 2 टियर गवर्नमेंट थी। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टियर गवर्नमेंट प्रोवाइड करी गई थी, ऑफिशियली 2 टियर गवर्नमेंट थी, जिसमें था सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी। लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होके इसको 3 टियर गवर्नमेंट कर दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट एट लोकल लेवल, गवर्नमेंट एट लोकल लेवल। अब पंचायती राज आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हमारे यहाँ हो गई 3 टियर गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लोग बोलते हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरोड का मतलब यह है कि इसमें इन्होंने कुछ भी नया नहीं लिया है, सारा कुछ इधर उधर से कट कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको बैग ऑफ बोरिंग बोला गया है, होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन, होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया कि होच पोच कर लिया, सारी जगह से जो भी मिला उठा लिया, होच पोच। और नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। कार्बन कॉपी का मतलब यह है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फीचर्स थे, सेम फीचर्स उठा के कॉपी करके यहाँ रख दिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट बात करते हैं एन अन इंडियन और एंटी इंडियन इन दिस कंटेस्ट के हनुमंतैया कमेंटेड, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे के हनुमंतैया, उन्होंने कमेंट की, यानी कि उन्होंने एक टिप्पणी करी। उन्होंने बोला वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हेयर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड, यानी कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो एक उसमें ऐसा इंडियन वाइब्स आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें वाइब्स आ रही है इंग्लिश बैंड की। तो इस तरीके से के हनुमंतैया ने ये वर्ड बोले थे। कुछ लोगों ने इसको अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन बोला, यानी कि जैसा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे वैसा इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, क्योंकि और इसका साइज के बारे में बोला जाता है एलिफेंटा साइज, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एलिफेंटा साइज का। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, यानी कि जो बनाने वाले लोग थे वो ज्यादातर किस बैकग्राउंड से थे, वो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा थे लॉयर्स थे, ठीक है ना। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अब आगे चलते हैं सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इस टॉपिक से मतलब यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना उतनी ही बनी रहती है जितना कि पीछे क्वेश्चन आते रहे हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, फेडरल स्कीम्स है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ऑफिस ऑफ द गवर्नर यहीं से लिया गया है, जुडिशरी, जुडिशरी 1935 के एक्ट में आया था, पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी उसी एक्ट में आया था, और इमरजेंसी प्रोविजन भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। और अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे यहाँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ लॉ, इट कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम, क्योंकि रूल ऑफ लॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी गया है कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है। तो रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश से लिया गया। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यूएस से लिया गया, यहाँ से ब्रिटिश से लिया गया। ब्रिटिश से क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ पहले से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर चलता आ रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ब्रिटिश से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लिया। सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि ब्रिटिश की से सिंगल सिटीजनशिप ली गई है। कैबिनेट सिस्टम लिया गया है। प्रेरोगेटिव रिट्स, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि हमारे यहाँ सिंपल रिट बोला जाता है लेकिन ब्रिटेन में इनको प्रेरो प्रेरोगेटिव रिट्स बोला जाता है। और बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म का मतलब हम जानते हैं, ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसका मतलब होता है कि सरकार में 2 सदनों का होना, यानी कि लोकसभा, हमारे यहाँ लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है, एक लोअर हाउस है एक अपर हाउस है, ठीक है ना। तो यही होता है बाईकैमरलिज्म। बात करते हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। यूएस से लिए हमने फंडामेंटल राइट लिया है,
फंडामेंटल राइट लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज लिया है, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है। तो फंडामेंटल राइट हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्टोरल कॉलेज भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, उसके लिए जो कॉलेज बनाया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। और यही है। और नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक चीज और जो हमने अभी आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्रिटेन से लिया है हमने इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। और यूएस से लिया है हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब बात करते हैं आगे इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्ट इंपोर्टेंट डीपीएस पे लिया गया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के मेंबरों का किस तरीके से नॉमिनेशन होगा। यानी कि जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, वो प्रेसिडेंट 12 मेंबर को जो नॉमिनेट करते हैं वो कहाँ से लिया गया है, इरिस से लिया गया है। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि मेथड क्या रहने वाला है इलेक्शन का प्रेसिडेंट का, वो भी इरिस से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि जो हमारी सेंटर जो है मोर पावरफुल है, लेकिन स्टेट भी है, तो ये डिवीजन ऑफ पावर भी है, तो फेडरेशन है लेकिन पावरफुल कौन है, स्ट्रॉन्ग। वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर इन द सेंटर, यानी कि सेंटर के पास रेसिडरी पावर रहेंगी। जैसे कि हमारे 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, एक होती है तुम्हारी यूनियन लिस्ट को सेंट्रल लिस्ट भी बोला जाता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। एक होती है कंकरेंट लिस्ट। अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई लॉ अगर सेम पॉइंट पर स्टेट बनाती है और सेम पर बनाती है तुम्हारी सेंटर, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। एंड स्टेट अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों में गवर्नर का जो नियुक्ति करती है, वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया कनाडा से। एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देता है गवर्नमेंट को आर्टिकल 142 के तहत, तो वो भी यहीं से लिया गया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली गई है, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया गया है, कॉमर्स एंड जॉइंट सिटिंग लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग यानी कि जब आर्टिकल 87 जॉइंट सिटिंग, ये अलग चीज है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट सिटिंग ली गई है वो आर्टिकल 108 वाली ली गई है, ठीक है ना। जब दो पक्षों में किसी चीज को लेकर मतभेद हो, तो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर अगर मैटर बनता है कि लोकसभा रेडी है, राज्यसभा रेडी नहीं है, तब प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग का बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के तहत। अभी ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जर्मनी से क्या है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल नेशनल इमरजेंसी, उस टाइम जब हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, वो पावर कहाँ से ली गई है, वो ली गई है जर्मनी से। नेक्स्ट बात करते हैं यूएसएसआर से। जो पुराना यूएसएसआर यानी कि आज का रशिया, वहां से क्या लिया है, ड्यूटीज ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है। जस्टिस, जस्टिस भी वहीं से ली है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में है। ये कहाँ से लिए है, ये लिए यूएसएसआर से। आगे बात करते हैं फ्रांस से। फ्रांस से रिपब्लिक वर्ड लिया गया, यानी कि रिपब्लिक, यानी कि जो हमारे जो हेड होंगे स्टेट के, वो कौन होंगे, इलेक्टेड होंगे, यानी कि प्रेसिडेंट जो है हमारे वो इलेक्टेड है, यहाँ की कोई मोनार्की है। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिए गए हैं, ये भी फ्रांस से लिए गए हैं। तो याद रखना, जस्टिस वर्ड, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल यूएसएसआर से,
लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी फ्रांस से, ये यूएसएसआर से और ये फ्रांस से। आखिर बात करते हैं साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है, यानी कि आर्टिकल 368 जो भी अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है वो लिया गया साउथ अफ्रीका से। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। नंबर लास्ट में बात करते हैं जापान से क्या लिया गया, तो जापान से लिया गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो आर्टिकल 21 का पार्ट है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक वर्ड होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक वर्ड होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में 1980 में बोला था कि हम भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये मेनका गांधी वर्सेस पासपोर्ट ऑफ इंडिया, पासपोर्ट वाला कोई केस था इनका, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जब रिव्यू किया था, कि हम भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी कि लॉ बनाकर गवर्नमेंट कुछ भी करे, लेकिन अगर क्या लॉ सही बना है या नहीं बना है वो आता है चेक करने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। तो इस तरीके से आगे चलते हैं हम। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, लाइक, कमेंट, शेयर, ये आपके 3 काम है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम सब्सक्राइब करना है आपको। तो अगर चैनल हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई डाउट है तो अपने डाउट ज़रूर पूछिए, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो डाउट आएंगे, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है। तो आपके जो सिलेक्शन को इंश्योर करेगा वो आपकी स्टडी करेगी। अगर आप स्टडी करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और स्टडी में मेहनत से करना है, इस तरीके से नहीं कि बैठ के पढ़ लिए 2 घंटे हो गया काम, 4 घंटे पढ़ लिए हो गया काम, 6 घंटे पढ़ लिए हो गया काम, 8 घंटे नहीं। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन के पास जाना है तो आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। मान लो अभी ये लेक्चर मैंने पढ़ा दिया आपको, आपको इसके नोट्स बनाने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम, अगर आपके पास नोट्स होंगे, और ये मैंने इतने कंसाइज नोट्स बनाए हैं कि इनको रिवीजन करने के लिए आपको मात्र एक एक या 2 दिन लगेगा। जब एग्जाम से पहले आपके पास कंसाइज नोट्स होंगे आपके हैंड राइटिंग में लिखे हुए, तो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो आई होप कि अपने नोट्स आप तैयार करके रखोगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सुनिश्चित कर पाए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो नोट्स बनाना एक, वो भी एक कला है। जितने आपके अच्छे नोट्स होंगे आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। तो चलिए बाकी बात होती रहेंगी। आज की क्लास हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।